तो आज हम आगे अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा टॉपिक एड्स चल रहा है, तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर मैंने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं, तो लास्ट में उन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की मैं कोशिश करूँगी। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं पिछला जो हमने पढ़ा उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो पिछला हम लोगों ने क्या पढ़ा, एड्स के फुल फॉर्म के बारे में कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। इसका जो ये फुल फॉर्म है, इसके फुल फॉर्म के द्वारा ही इसकी परिभाषा, इसकी विशेषताओं को, ये किस प्रकार का रोग है, इसके बारे में पूरी तरह से आप लिख सकते हो। एड्स जो है वो एक रेट्रोवायरस से होने वाला रोग है। रेट्रोवायरस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वायरस में एक प्रोटीन का आवरण तो होता है जिसको कि आप कैप्सिड बोलते हो, और उस कैप्सिड के अंदर क्या पाया जाता है, एक आरएनए का स्ट्रैंड पाया जाता है। तो इस तरह के वायरस को हम बोलते हैं रेट्रोवायरस। तो एचआईवी एक प्रकार का रेट्रोवायरस है और उससे क्या होता है, वो एड्स रोग के होने के लिए उत्तरदायी है। अब किसी भी व्यक्ति में एड्स रोग होने के कौन कौन से माध्यम हैं, तो वो माध्यम आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप 6th क्लास 7th क्लास में इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़े हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो एचआईवी वायरस है या ये जो रेट्रोवायरस है, ये किस तरह से बॉडी में एंटर होता है। तो ये आपको पता है कि किस तरह से बॉडी में एंटर होता है, लेकिन एंटर होने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल ये अटैक करता है मैक्रोफेजेस के ऊपर। ठीक है, मैक्रोफेजेस के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो वायरस का जो आरएनए होता है वो उसके साइटोप्लाज्म में चला जाता है मैक्रोफेज के, और साइटोप्लाज्म से होते हुए फिर आरएनए का क्या होता है, उसका फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। किस एंजाइम के द्वारा, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा। ठीक है, तो आरएनए का फिर डीएनए में वो कन्वर्ट हो जाता है, फिर जो डीएनए बन गया है वो चला जाता है मैक्रोफेज के न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में जाके अब वो बिल्कुल एक नियंत्रण कक्ष की तरह काम करने लगता है और काफ़ी ढेर सारा आरएनए को वो निर्मित करता है या निर्मित करने के लिए वो निर्देश देता है, जिससे कि आरएनए का निर्माण उस टाइप के रेट्रोवायरस टाइप के आरएनए का निर्माण हो पाए। इसके साथ साथ वो प्रोटीन को निर्माण करने का भी वो निर्देश देता है कि जो उसके ऊपर प्रोटीन का जो एक कवच है वो भी निर्माण हो पाए। तो आरएनए भी निर्मित हो जाता है और प्रोटीन का जो आवरण है वो भी निर्मित हो जाता है। ठीक है, आरएनए के ऊपर फिर प्रोटीन का जो आवरण है वो पूरी तरह से चढ़ जाता है, और इस तरह से एक रेट्रोवायरस से बहुत सारे रेट्रोवायरस का फॉर्मेशन हो जाता है। वो दूसरे मैक्रोफेजेस को या दूसरे टी हेल्पर सेल को वो उनमें जाके वो इन्फेक्शन को क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ तक मैंने कल आपको बता दिया था। इसके बाद एक टॉपिक था, जैसे कि बुक के लास्ट में लिखा हुआ है कि इस वायरस के द्वारा जिस भी कोशिका में इन्फेक्शन क्रिएट किया जाता है वो कोशिका में भी सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर रेट्रोवायरस के द्वारा कोई कोशिका संक्रमित हुई है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, मे बी पॉसिबल, मतलब वैसे तो कोशिकाएं मर जाती हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी या बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है। मैंने आपको क्या बताया था कि एड्स का जो एक रोग है इसका कोई एक टाइम लैग नहीं है, मतलब कोई एक निश्चित इसका टाइम नहीं है। कोई व्यक्ति में तो इन्फेक्शन होने के वो 1-2 महीने बाद ही उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन कोई व्यक्ति तो 10 साल 12 साल तक वो जीवित रहता है। तो फ़र्क क्या है, क्यों वो इतने सालों तक वो जीवित रह जाता है, मतलब उस व्यक्ति की मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन एक टाइम लैग क्यों आ रहा है, बीच में इतना ज़्यादा टाइम गैप जो है, या टाइम को एक निश्चित तौर पे डॉक्टर्स क्यों नहीं बता पाते हैं। तो उसका कारण ये है कि कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मे भी ऐसा पॉसिबल होता है कि कभी कभी क्या हो जाता है कि जो संक्रमित जो कोशिकाएं हैं, संक्रमित जो मैक्रोफेज है वो जीवित नहीं रह पाती है, वो जीवित रह जाती हैं, लेकिन क्या होता है उनमें उनका जो फंक्शन है वो केवल अपना फंक्शन प्रॉपरली वो नहीं कर पाती हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं अगर बात बताऊँ तो कल मैंने बताया था टी हेल्पर सेल के बारे में। तो टी हेल्पर सेल का क्या काम होता है, वो CMI मतलब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी तो वो प्रदान करती ही हैं, साथ ही साथ में वो AMI अर्थात एंटीबॉडी के निर्माण में भी वो हेल्प करती हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडी के निर्माण का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है, बी सेल के द्वारा एंटीबॉडी को तैयार करने का काम वहाँ पे किया जाता है। तो जब टी हेल्पर सेल को जब कोई वायरस उस पर इन्फेक्शन क्रिएट करता है, उस वायरस को वो इन्फेक्टेड वो कर देता है,
तो क्या हो जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि वो जो कोशिका है टी हेल्पर सेल है उसकी डेथ हो जाए। बस होता क्या है कि संक्रमित कोशिका अपना वर्क करना बंद कर देती है, जो उसका मेन काम है वो करना बंद कर देती है, लेकिन जो कोशिका है वो बॉडी में एग्जिस्ट करती है ऐसे लिविंग कोशिका के तौर पर, लेकिन वो कुछ वर्क नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे 2 लाइनों को लिखा हुआ है। और कभी कभी देखा गया है कि जो फास्ट इस रोग के फैलने का जो दर है वो भी बहुत कम होता है। तो वो किस किस कारणों से होता है अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। फिलहाल अभी यहाँ पर जो पॉइंट्स जो मैंने लिखे हुए हैं ये आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैक्रोफेज जो है, ठीक है, विल एक्ट एज HIV फैक्ट्री। अगर कोई आपसे पूछे कि HIV की फैक्ट्रीज क्या है या HIV वायरस का सबसे ज़्यादा जो संश्लेषण है, जो सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है, तो आप बोलोगे कि मैक्रोफेज में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो मैक्रोफेज पर ही वो इन्फेक्शन करती हैं, उसके बाद वो टी हेल्पर सेल्स के पास वो जाती हैं। ठीक है, तो मैक्रोफेज विल एक्ट एज HIV फैक्ट्री। उसके बाद है मैक्रोफेज पर, मतलब उसको संक्रमित करने के बाद वो फिर जाती है टी हेल्पर सेल्स के पास और टी हेल्पर सेल्स को वो संक्रमित कर देती हैं। जब टी हेल्पर सेल्स संक्रमित हो जाती हैं, देखो क्या है, ये जो वायरस है ना ये बहुत ही डेंजरस टाइप का एक वायरस है, क्योंकि ये कोशिका में जाकर उसके डायरेक्ट उसके केंद्रक में चला जाता है, और केंद्रक किसी भी कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है। ठीक है, तो केंद्रक क्या करता है, केंद्रक जब किसी वायरस के द्वारा नियंत्रित जब उसको कर लिया जाता है तो टी हेल्पर सेल का जो भी काम होगा वो तो अब हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसको प्रतिबंधित करेगा। जो वायरस जो उसके केंद्रक के अंदर है वो उसको काम करने से रोकेगा, वो उसको प्रॉपर वे में काम करने नहीं देगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या क्या होता है, किस तरह के सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं। जो व्यक्ति है उसको फीवर हो जाता है, मतलब उसको बुखार हो जाता है, उसको डायरिया हो जाता है। ठीक है, उसका वेट लॉस, बहुत जल्दी से उसका वेट लॉस होने लगता है। ठीक है, आपको काफ़ी जल्दी दिखेगा कि व्यक्ति अचानक से बहुत ज़्यादा दुबला होता चला जा रहा है। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेजर सिम्टम्स नहीं है। ठीक है, नॉर्मल कोई भी रोग किसी को अगर हो जाता है, सपोज करो किसी को अगर डायरिया ही हो गया है, तो डायरिया अधिकतर गर्मी के मौसम में हो जाता है, या ये जो सीज़न है इस मौसम में हो जाता है। तो जब भी किसी को डायरिया हो जाता है तो नॉर्मल है कि उसका वेट लॉस होता है, उसकी बॉडी थोड़ी सी वीक हो जाती है, उसको हल्का हल्का बुखार भी रहता है। तो ये उतना बड़ा सिम्टम्स नहीं है। किसी को अगर डायरिया है तो इसको ये नहीं बोल सकते एड्स है, लेकिन एड्स के भी सिम्टम्स वही हैं। ठीक है, इसीलिए लोग समझ नहीं पाते हैं कि व्यक्ति को, और कभी कभी तो जैसे मैंने आपको बहुत ही इसका जो फर्स्ट क्लास था, पहला जो क्लास था, मैंने उसी में आपको बताया था कि व्यक्ति की कभी कभी मृत्यु हो जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता कि व्यक्ति की मृत्यु क्यों हुई। ठीक है, आप लोग ने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं, अचानक से लोग बोलते हैं कि यार ये हुआ और व्यक्ति मर गया, लेकिन उसको पहले से कोई रोग होता है लेकिन वो समझ ही नहीं पाता, क्योंकि लोगों के मन में अक्सर ये धारणा होती है कि एड्स तो नॉर्मली जो उसके जो मेन कारण है उसी के द्वारा होता है, लेकिन कभी कभी बहुत ही छोटे छोटे कारणों से भी एड्स हो सकता है, जैसे कि इंजेक्शन के द्वारा हो गया, या कुछ लेज़र वगैरह के द्वारा हो गया, या कोई भी इस तरह से बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसका कि लोग डेली लाइफ में ख्याल नहीं रखते हैं और उससे वो संक्रमित हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एड्स की जांच के लिए, एड्स क्या, किसी व्यक्ति को एड्स है कि नहीं, इसका हम पता कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एलिसा टेस्ट। एलिसा का फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, एक तरह की एंजाइम की जांच की जाती है कि प्रॉपरली जब किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो ब्लड में एक तरह का एंजाइम सिक्रीट होने लगता है। ठीक है, तो वो प्रॉपरली वो एंजाइम है कि नहीं, या जो टी लिम्फोसाइट्स है, WBC है, उसकी संख्या भी गिरना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसकी संख्या भी कम होना शुरू हो जाती है, तो वो भी एक तरह का टेस्ट होता है जिससे कि एड्स का पता चल सकता है। नॉर्मली इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में इसको पूछ लिया जा सकता है बोर्ड एग्जाम में कि एलिसा का फुल फॉर्म क्या है, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, देन उसके बाद है कि कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं। देखो, एड्स जो एक रोग है इसको हम क्योर नहीं कर सकते हैं,
केवल व्यक्ति की जो अवश्य भावी मृत्यु है उसको हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर व्यक्ति मान लो 3 साल में मरने वाला तो हो सकता है हम उसको खींच के 9 साल 10 साल तक हम उसको उसकी एज को और बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये हम गारंटी नहीं दे सकता है कोई भी डॉक्टर, क्योंकि अभी तक इसका प्रॉपरली वैक्सीन नहीं आया है। बुक में जैसे एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है कि एड्स जो वायरस है वो 1982 में मनुष्यों में उसको देखा गया था और लगभग बहुत सारे साल हो चुके हैं ना, अभी 2020 चल रहा है, तो अभी तक इसकी प्रॉपरली कोई भी वैक्सीन नहीं आई है। और हम बात कर रहे हैं कोरोना के वायरस की वैक्सीन बनाने की। वायरस का वैक्सीन बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है। पोलियो का जब वैक्सीन जब आया था तो पोलियो के वैक्सीन को आने में 15 साल लग गए थे। ठीक है, उसके बाद ये जो रुबेला का जो वायरस था उसका जो वैक्सीन आया था उसके वैक्सीन को आने में 5 से 6 साल लग गए थे। तो वैक्सीन को बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और अभी भी एड्स रोग को इतने ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके लिए कोई भी प्रॉपर वैक्सीन या कोई भी प्रॉपर मेडिसिन मार्केट में नहीं है कि ये मेडिसिन खा लोगे तो फिर बिल्कुल कोई सही हो जाएगा। तो क्या होता है कि कुछ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग होती हैं जो कि क्या करती हैं, एंटी रेट्रोवायरल यहाँ पे ड्रग लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है, रेट्रोवायरस को ये क्या करती हैं, उसके स्प्रेड को ये या उसको थोड़ा सा उसकी गति को धीमा कर देती हैं। ठीक है, उसका एक आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एजाइडोथाइमिडीन नाम का। ठीक है, एजाइडोथाइमिडीन नाम का एक ड्रग होता है जिसको कि इसके एड्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, उसके बाद कुछ एजेंसियां हैं जो कि इस एड्स के इसका इतना ज़्यादा स्प्रेड ना हो पाए, ठीक है, और लोगों को जागरूक करने का काम करती हैं, क्योंकि प्रॉपरली देखा गया किसी भी व्यक्ति को अगर ये डिजीज़ हो जाता है तो उससे लोग एक घृणा करने लगते हैं, उसके संपर्क में लोग नहीं जाते हैं, और लोग किसी को अगर है तो वो अपना टेस्ट करवाने से डरते हैं, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो इस तरह के जागरूकता को फैलाने के लिए कुछ पूरे वर्ल्ड में कुछ संगठन कुछ काम कर रहे हैं। तो उसमें से एक है नैको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये सब स्कूल्स में जाके कॉलेजेस में जाके सेमिनार करते हैं और इसके प्रति एक जागरूकता को लाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि एड्स के अधिकतर जो पेशेंट होते हैं वो 14 से 15 साल से ही उनकी स्टार्टिंग होती है और लगभग 25-26 साल तक, मतलब इसी एज ग्रुप में उनको देखा जाता है। इसीलिए ये एनसीईआरटी के 12th क्लास के सिलेबस में इसको जोड़ा गया है। इसका कारण ये है कि बच्चे जब 14-15 साल के होते हैं तो वो काफ़ी ड्रग्स लेना वो शुरू कर देते हैं, एक इंजेक्शन का वो लोग यूज़ करते हैं। तो इससे क्या हो सकता है, इससे एड्स के स्प्रेड के बहुत ज़्यादा खतरा रहता है उसके स्प्रेड होने का। साथ ही साथ में बच्चे इस समय कुछ बड़े हो जाते हैं, घूमने वगैरह जाते हैं, तो प्रॉपरली वो कहीं भी जगह गए किसी दूसरे का सामान वो लोग यूज़ कर, क्योंकि इस समय फ्रेंडशिप बहुत ही ज़्यादा होती है। इस एज में एक फ्रेंड सर्कल बहुत ही ज़्यादा, मतलब इस एज में बात करें तो फ्रेंड्स ही बच्चों के लिए सब कुछ होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है कि फ्रेंड्स का कुछ लोग सामान यूज़ करते हैं और प्रॉपरली क्या होता है कि इसमें हमको सभी के बारे में नहीं पता है कि किसको क्या बीमारी है क्या है, तो इसी वजह से इसके प्रति एक अवेयरनेस रहना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, उसके फैमिली बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी है सबके, तो इसी वजह से एनसीईआरटी में इसको शामिल किया गया है। और नॉर्मली जो बच्चे ड्रग्स एडिक्ट होते हैं, मतलब जो बच्चे ड्रग्स लेते हैं, उनमें ये बीमारी को देखा गया है। तो उसके बाद एनजीओज़ कुछ होती हैं, एनजीओज़ भी इंडिया में बहुत सारे एनजीओज़ चलते हैं जो कि इसके प्रति एक जागरूकता को फैलाने का उनके द्वारा काम किया जाता है, तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद WHO के बारे में तो आप सबको पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। तो ये भी क्या करता है, इस डिज़ीज़ के लिए जागरूकता फैलाने का काम करता है, और साथ ही साथ में वैक्सीन जो भी लैब और जो भी रिसर्च सेंटर इसके लिए वैक्सीन बना रहे हैं उनकी ये इकोनॉमिकली हेल्प भी करता है। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ एड्स, देखो मैंने अभी बताया कि एड्स को क्योर नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, इसकी रोकथाम की जा सकती है। ठीक है, इसको रोका जा सकता है फैलने से। तो वो कौन कौन से माध्यम होते हैं, अगर हम थोड़ा सा जागरूक रहें, थोड़ा सा सेफ रहें, तो ये सब आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में वहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो जो इसके होने के जो उपाय हैं ना, मान लो कि
ये असुरक्षित यौन संबंध से होता है, तो उसको आप बोल दो कि अगर सुरक्षित हो जाए, मतलब लोग अगर कॉन्शियस हो जाए इसके प्रति। सेकंड इसमें क्या था कि एक ही सुई का या एक ही इंजेक्शन का प्रयोग लोग हमेशा करते हैं, तो आप जब भी कहीं अगर हॉस्पिटल में जा रहे हो या इंजेक्शन लगवा रहे हो तो हमेशा चेक कर लो कि जो सुई है, जो इंजेक्शन है वो न्यू यूज़ हो, ठीक है। उसके बाद मदर से चाइल्ड को ना हो, इसके लिए भी काफ़ी सारे मेडिसिन्स आते हैं, तो वो मेडिसिन्स मदर को दी जाएं ताकि जो बच्चा है वो इन्फेक्टेड ना हो, या बच्चा अगर इन्फेक्टेड हो गया है तो उसको एबॉर्शन उसका करवा देना ताकि ये डिज़ीज़ आगे और स्प्रेड ना हो पाए, ठीक। तो ये सारे कुछ होते हैं, तो इस तरह से कुछ इसके प्रिवेंशन किए जा सकते हैं, ठीक। उसके बाद है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एनवायरनमेंट में मौजूद हैं। अभी भी हम आपसे बात कर रहे हैं, आप अपने घर में बैठ के सुन रहे हो, देख रहे हो, तो भी ये जो पैथोजेंस है वो हमारे बॉडी में जा रहे हैं, लेकिन कुछ रोग जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो इन पैथोजन से लड़ सकता है। तो वो पैथोजन कौन से हैं? माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। और दूसरा क्या है? टॉक्सोप्लाज्मा। माइकोबैक्टीरियम और टॉक्सोप्लाज्मा एक तरह का पैथोजन होता है जो कि जो भी HIV से संक्रमित हो जाता है ना, उसका इम्यून सिस्टम इतना कम हो जाता है, इतना पुअर हो जाता है कि ये सारे जो पैथोजेंस होते हैं व्यक्ति को ईजीली इसके द्वारा इन्फेक्शन उसमें क्या हो जाता है, क्रिएट कर दिया जाता है, और व्यक्ति को यही जो भी सारे मेरे सिम्टम्स होता है, फीवर, डायरिया, वेट लॉस, ये सब हो जाता है, और इन्हीं सबसे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक। तो आज आपका ये जो एड्स टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है, और इसको आप अच्छे से पढ़ना, इसके नोट्स बनाना, और चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हुआ था अर्थात इम्यूनिटी से, वहाँ से थोड़ा सा आप मुझको नोट्स की अपनी फ़ोटो भेजना, मुझे देखना है कि आप लोग अच्छे से नोट्स लिख रहे हो कि नहीं, ठीक है। और अब आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की बात आती है। तो मैंने देखा था कि आपने पूछा था कि एड्स जो था सबसे पहले ये आया कहाँ से। अभी आपने देखा ना, पता है जितने भी सारे वायरसेस होते हैं ये वायरसेस अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। मतलब अगर हम बात करें कोरोना वायरस कोई नया नहीं है। नॉर्मली जो सर्दी जुकाम जो होता है वो राइनो वायरस की वजह से होता है, कोरोना वायरस की भी वजह से होता है, ठीक है। लेकिन ये वायरस ने अर्थात जो कोरोना वायरस है, इस वायरस ने अपने आप को मॉडिफाई किया है, ठीक है। और मॉडिफाई वो करते हैं किसमें? एनिमल्स में, ठीक है। कोई भी, जैसे हम अपने घर में बोलते हैं कि हमारे घरों में छिपकलियाँ घूमती रहती हैं, तो छिपकली में कोई पॉइज़न नहीं होता है। छिपकली अगर दूध में गिर जाए और वही दूध अगर हम पी लेते हैं तो व्यक्ति की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, इवन उसको शायद हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ता है। तो हम बोलते हैं छिपकली में तो मतलब हम बोलते हैं कि छिपकली में जहर होता है, लेकिन छिपकली में जहर नहीं होता। बल्कि होता क्या है कि छिपकली की जो बॉडी होती है वो अपने में बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया को कैरी करती है, ठीक है। तो वही वायरस और बैक्टीरिया जब मिल्क में या जब किसी भी खाने में चले जाते हैं और वही खाना जब मनुष्यों के द्वारा खा लिया जाता है तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। इसी तरह से जो पिग्स होते हैं वो भी अपने में बहुत तरह के पैथोजेंस को कैरी करते हैं, और एनिमल्स। तो इसी तरह से जो कोरोना वायरस है वो चमगादड़ों में, ऐसा हुआ क्या, कुछ मुझे एग्जैक्ट तो जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने न्यूज़ चैनल्स में देखा है और न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ा है और कहीं से लोगों ने मुझे बताया भी है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो कोरोना वायरस है ये डिफरेंट टाइप के वायरोलॉजी लैब्स होते हैं। ये वायरोलॉजी लैब्स इंडिया में भी हैं, और ये वायरस के स्टडी के लिए ये वायरोलॉजी लैब्स की स्थापना की जाती है। तो चमगादड़ों पे तो चमगादड़ों पे किस किस टाइप के वायरस होते हैं, उन वायरसों की स्टडी की जा रही थी, और वायरस को ही मतलब वो डिफरेंट टाइप के वायरस को लेके वो उसकी स्टडी भी कर रहे थे, ठीक है। तो अचानक से क्या हुआ कि वायरस की जो एक बॉटल थी या जो एक शीशी थी वो टूट गई, और उससे क्या हो गया, वायरस पूरे हवा में स्प्रेड हो गया, और इसी तरह से पहला मतलब चीन के लोगों के द्वारा फिर पूरे विश्व में इस रोग को फैलने का ये काम हुआ। ठीक उसी तरह से ये जो एड्स का जो वायरस है अर्थात HIV जो है ये पहले बंदरों में देखा गया, ठीक है। इसका जो वायरस है सबसे पहले बंदरों में देखा गया, क्योंकि जो स्टोरी जो वहाँ पे लिखी हुई थी ना कि शिकारी का ब्लड और बंदर का ब्लड कनेक्शन में आ गया और इस तरह से जो वायरस है वो ह्यूमन में चला गया, ये सही स्टोरी, ये मैंने भी बुक्स वगैरह में पढ़ी है कि इसी तरह का कि वहाँ पर लिखा रहता है कि जो एड्स का वायरस है वो बंदर से आया है। कोई भी जो वायरस होता है ना वो जंतुओं से ही आता है,
ठीक है। जंतुओं की खुद की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, मनुष्यों से कम 100 टाइम्स उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो मनुष्यों से 100 टाइम्स वो बेटर होती है, अपर होती है, ठीक है। तो इसीलिए वो वायरस को अपने में कैरी करते हैं, वायरस उन्हीं में अपने आप को मॉडिफाई भी करते हैं। प्रत्येक जीव आप पढ़ोगे आगे आप इसी में है 12th क्लास में कि जैव विकास में क्या होगा। आज जो आपको मनुष्य दिख रहे हैं ये कई करोड़ों साल का एक विकास है, एक इवोल्यूशन का परिणाम है। तो जिस तरह से मनुष्य ने आपको इस तरह से अपने आप को एक मतलब आज हम एक तरह से एक इवोल्यूशन का परिणाम, उसी तरह से वायरस भी या बैक्टीरिया भी अपने आप का विकास करते हैं, अपने आप का डेवलपमेंट करते हैं। ये जो विकास होता है ये 1-2 सालों में नहीं हो जाता, ये भी उनमें कई हज़ारों साल में होता है। और जब भी कोई नया वायरस इस तरह का जनरेट होता है तो काफ़ी वो स्ट्रॉन्ग होता है, पावरफुल होता है। तो ये तो था। सेकेंड क्वेश्चन था कि जो स्पिन जो होता है, पीलिया जो होता है, उसमें उसको हम बोलते हैं कि उसमें वो एक तरह से वो छानने का काम करता है, मतलब ब्लड में जो ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उसमें नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, ब्लड के मतलब स्पिन को एक तरह से आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोला जाता है। तो ब्लड में जो कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो क्या होते हैं, वो स्प्लीन में जाके वो नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे कि ब्लड का भी कहीं ना कहीं जो पूरी तरह से नष्ट होना है या जो क्षय होना है वो उसी स्प्लीन के अंदर ही हो रहा है। तो ब्लड जब स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रॉय हो रहा है तो ब्लड के साथ साथ जो ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ब्लड पूरे बॉडी से सब, जैसे कि आपने पढ़ा आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। तो इस तरह से जब वो अपना जीवन काल पूर्ण कर लेते हैं तो वो स्प्लीन में आ जाते हैं। और स्प्लीन में जब वो आ जाते हैं तो जो भी अगर उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और एंटीबॉडीज़ उसके लिए नहीं बन पाई हैं तो क्या होगा, उसमें आके वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये मत सोचने लगना कि अगर उसमें आके मतलब स्प्लीन में आके अगर स्प्लीन में आके अगर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नष्ट हो ही जा रहे हैं तो फिर वो इन्फेक्शन कैसे जनरेट कर देते हैं। क्योंकि हो सकता है तब तक वो किसी अंग को प्रभावित कर, जैसे कि कोरोना वायरस है वो लंग्स को उस पर वो इन्फेक्शन को वो जनरेट करता है। तो अगर उसने किसी अंग पे प्रॉपरली किसी ऑर्गन पे अगर इन्फेक्शन उसको अगर उसने दे दिया है तब तो फिर जो लिम्फॉइड है, हमारे में लिम्फ नोड्स होते हैं, मैंने आपको बताया था टॉन्सिल्स में है, अपेंडिक्स में है, फिर वहाँ पर भी कुछ डब्ल्यूबीसीज होते हैं वो अपना रोल दिखाते हैं। देन हमारे ब्लड में कुछ लिम्फ वेसल्स होते हैं, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कुछ लिम्फ वेसल्स होते हैं जिसमें केवल डब्ल्यूबीसी रहती है, मैं बार बार बोल रही हूँ, आरबीसी उसमें नहीं रहती है। वो जो लिम्फ वेसल होती है वो एक तरह का उसमें छना हुआ रुधिर रहता है और छने हुए रुधिर में से कौन सा भाग निकल जाता है तो आरबीसी वहाँ से निकल जाता है। उसमें केवल प्लाज्मा रहता है और प्लाज्मा के साथ साथ उसमें डब्ल्यूबीसी भी रहता है, ठीक है। प्लेटलेट्स भी रहता है कुछ भाग, लेकिन प्लेटलेट्स अधिकतर आरबीसी के साथ चला जाता है। तो इस तरह से लिम्फ वेसल जो होती है, लिम्फ वेसल मतलब क्या, इस तरह से वाहिनी, ठीक है, वाहिनी जिसके अंदर केवल ब्लड का छना हुआ भाग रहता है। तो छना हुआ भाग मतलब कौन सा भाग रहेगा, केवल उसमें डब्ल्यूबीसी रहेगा, प्लाज्मा रहेगा और कुछ मात्रा में उसमें प्लेटलेट्स भी रहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ज़रूर लिखना कि हाँ क्लियर हो गया, कुछ डाउट है उसको भी लिखना। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप अपने नोट्स की फ़ोटो को ग्रुप में उसकी फ़ोटो को सेंड करना ताकि मुझको पता चले कि आप लोग सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो हाँ, उम्मीद है कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।